हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज क्लास 2। इसमें हम जनरली मैथ की सीरीज को स्टार्ट किए हैं और हमारा क्लास 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है। क्लास 2 में हम मैथ के ही कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए बहुत टाइम न लेते हुए आपका हम शुरू करते हैं। पीवाईक्यू और मैथ यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है ये सीरीज हमारी। जितने भी लास्ट टाइम सवाल पूछे गए हैं मैथ के खासकर पेपर में वो सब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारी शिफ्ट है 17 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये हमारा। जय मां सरस्वती की वंदना के साथ हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए आते हैं पहले नंबर सवाल पे। पहला नंबर सवाल जो हमारा बोलता है गुणनफल इतना में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। जब भी हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास संख्याएं दी हैं गुणा करने के लिए उनका जो आखिरी डिजिट है वो उठा लेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 4 है। 2 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 4, ये 4 संख्या उठा ली। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36। यूनिट डिजिट इसका 6 मिला, इसको उठाया 8 से किया 48, 8 उठाया 2 से किया 16। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। आपका 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से जो भी यूनिट डिजिट का सवाल आएगा कि इकाई का अंक पूछता है उसमें आप आसानी से मुजवानी भी कर सकते हैं। 4 9 36 का 6, 8 6 48 का 8, 8 2 16 का 6 हासिल है, मतलब इकाई का अंक आया 6। इस तरह से आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जरूरत नहीं आप उसको पेन कॉपी उठा के ही करें। चलिए अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा जो है वो है 79 नंबर सवाल। हाँ 79 नंबर सवाल। इसमें बोलता है 78 है, इसको बोलता है सिंप्लीफाई दिस, सरल कीजिए। ठीक, नंबर क्या लिखे, 4/12 लिख लीजिए। 4/12 गुणे 3/2 गुणे 3/2 डिवाइड बाई 4/8 भागे 4/8 माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस का 12 प्लस का 4। इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको बॉडमास नियम के तहत डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड और सब्ट्रैक्शन में आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो सबसे पहले भाग करने का आपको कहानी पता होनी चाहिए। जब ए बी और सी होता है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी अपॉन बी हो जाएगा। लेकिन अगर ए प्लस ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है उस केस में ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी। अगर ये आपको आइडिया है तो इस सवाल में कोई जान नहीं है, और इसका आइडिया नहीं है तो ये हो सकता है कि आपके लिए क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, तो उसमें देखते हैं ये 3/2 4/8 है, तो इसको हम 4/12 कर लेंगे, गुणे 3/2 इसको गुणे का निशान लगाएंगे और 8/4 कर देंगे। कैसे कर दिया एक बार देख लीजिए। 3/2 डिवाइड बाई 4/8 था, ये किया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, अभी आपको हमने बताया। तो 3 गुणे 8 हो जाएगा, 3 गुणे 8 किया है, 2 गुणे 4 किया है, 2 गुणे 4 किया है, माइनस का 12 प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, 12 से 12, 4 दूना 8, 8 एकम 8, ये पूरा क्या बचा, 1 बचा। माइनस का 12 में प्लस का 4 गया, माइनस का 8 बचा। माइनस के 8 में प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 79 आपसे क्या कहता है, बोलता है मूल्यांकन करें, इवेल्युएट दिस। इसको आपको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, 0.3 है, 0.04 है, 0.003 है, गुणे 400 है। जब भी दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा कुछ भी इस तरह का आता है, खासकर हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, जोड़ना घटाना हम फिर कभी देखेंगे किसी क्लास में, तो उसको आप लिख लीजिए 3 चौको 12, 3 चौको 12। ठीक है, यानी कि 12 गुणे 12 हो गया, और 12 बार हम 144। अब कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 3 2 5 1 6, यानी कि दशमलव के बाद कितने, 6 अंक होने चाहिए। हमारे पास है कितने, 3 है, तो 1 2 3 अंक और बढ़ाएंगे दशमलव के बाद। ठीक है, अब एक बात और देखिए आप, दशमलव के बाद तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे भी हैं जो 400 हैं, यानी कि अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, यानी कि जो दशमलव है यहां से हट के यहां पे लग जाएगा, तो आंसर 0.0144। क्लियर कट। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा और इसी में इंप्लीमेंट कर लीजिए कि 12 12 में 144 आया था,
आपका 144 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब आपको पता है कि 6 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 3 2 5 एक 6 अंक, बात खत्म। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो उसको साइड कर दीजिए। 0.0144 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 की बात करेंगे। इसमें बोलता है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, ऐसी कोई जोड़ी नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी है, केवल 2 जोड़ी हैं और कई हैं, मतलब एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें सवाल बोला है, इस सवाल को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लीजिए। हाँ, अब बोलता है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको एक नियम पता होना चाहिए कि हमेशा जो एचसीएफ है महत्तम समावर्तक है, वो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक को डिवाइड कर देता है। यानी कि जो हमेशा एलसीएम है ये डिविजिबल होगा किससे, एचसीएफ से होगा। ये बात हमेशा दिमाग में क्लियर रखनी है। इसको फॉर्मूला बेस पे समझना है, फॉर्मूला बेस पे समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं, ठीक। जैसे कि आपको मैंने 2 संख्या दी, एक दिया 8, एक दिया 6। मैंने बोला इसका एचसीएफ निकालिए और इसका एलसीएम निकालिए, ठीक। इसका आप मल्टीपल देखेंगे कौन कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 करिएगा तो 8 आएगा, और इसमें 2 गुणे 3 करिएगा तो 6 आएगा। अब आपको पता है दोनों में जो कॉमन मिलता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। कॉमन इसमें क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिख लिया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, बात खत्म। ये आपका आ गया एचसीएफ, क्लियर। ऐसे ही आपका एचसीएफ या महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको जितनी बार है उतनी बार लिख लीजिए। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो इसको 2 गुणे 2 कर लीजिए, और यहाँ पे एक 3 अकेला है, यहाँ पे 3 को अकेला लीजिए। एलसीएम कहता है हम सबको लेके चलेंगे, एचसीएफ कहता है हम सिर्फ जोड़े में चलेंगे, ठीक है। जो बड़े लोग हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जोड़े में चले, छोटे लोग अकेले ही दौड़ रहे हैं। तो अब आप देखिए जो एलसीएम है क्या ये एचसीएफ से डिविजिबल है, तो भैया बटे 2 करिएगा, आराम से कट जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से भाग हो जाता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। ये आपको पता है, तो आप आसानी से सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सवाल पे वापस आते हैं। एलसीएम कितना है 138, एचसीएफ कितना है 15। अगर आप 138 को 15 से काटिए, कटेगा 15 9 या 135, 15 दाम में 150, 135 हो या 150 हो, बीच में कोई संख्या तो वो नहीं घटेगी। इट मींस ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। चलिए आशा करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81 क्या कहता है, बोलता है यदि 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। ये बेसिकली अनुपात समानुपात का सवाल आपको मिल गया। बोलता है कि 3 अनुपात हैं, 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। ऐसे सवाल जब भी मिले आप प्रयास करिए कि इसको बटे से एक पूर्ण संख्या बनाइए, मतलब नीचे वाली जो हर है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो तीनों से कट जा रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का लासा लेंगे, 4 3 और 2 का लासा 4 3 12, ठीक। 12 से इसको मल्टीप्लाई, 12 से इसको मल्टीप्लाई और 12 से ही इसको मल्टीप्लाई। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 छक 12 अनुपाते 3 चौको 12, 4 दूना 8 अनुपाते 4 3 12 3 त्रिका 9। तो ये जो संख्याएं इस अनुपात में लिखी हैं इनको तो चाहे हम इस अनुपात में भी लिख सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम ही कही जाएंगे, ठीक। अब हमसे बोलता है पहला भाग क्या है, कि भैया पहला भाग क्या है, कितने में से, 851 रुपए में से। तो टोटल रुपया कितना है 851, इसमें से पहला भाग हमारे पास क्या है 6 है। पहला भाग किसमें में से, पूरे में से, ठीक। तो पूरा कितना है 8 से 14, 14 में 23, तो 23 में से आपको छठवां हिस्सा निकालना है, यही आपका सवाल है।
तो देखिए 6 तो कट नहीं रहा, तो 23 इसका मल्टीपल होगा, सिंपल सा, उसमें कुछ अलग से सोचना नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है हमारा पॉइंट में आंसर दिया नहीं है, तो यानी कि पूरा का पूरा कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा है आपको ये देखना है। 851 को 23 से डिवाइड करिएगा, 23 त्रिका 69, ठीक है, हाँ 69 हो जाएगा। 5 में 4 गए, 5 में 9 गए, 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 में 6 1। अब यहाँ पे हो गया 161। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 सते 14, 140 हो जाएगा, 7 त्रिक 161 हो जाएगा, 161 पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ कितना आया 37, ये से ये काटा आपने, कितना आया 37, गुणे में कितना बचा 6, तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 6 करिएगा, 6 सते 42 को, तो 4 4 18 4 22, ठीक, 222 कहीं आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पहला हिस्सा है वो कितना है, वो 222 है। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए इसी साथ हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो हमारा 82 नंबर सवाल है। इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 82 नंबर सवाल में लिखा है, एक गांव में 10% लोग मर गए। कितने, एक गांव में 10% लोग मर गए और शेष में से 25% लोग गांव छोड़कर चले गए। अंत में जनसंख्या 2025 रह गई। अब बोलता है प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात की। ठीक, एक गांव में कितने, माना x लोग थे, हमें नहीं पता, x मान लिया, उसमें कितने लोग मर गए, 10% मर गए। अगर कहीं 10% मरेंगे तो कितने बचेंगे, 90% बचेंगे। क्लियर कट। अब यहाँ पे ये भी समझिए आप, 90% है, परसेंट हटाने के लिए 100 लाना होता है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 90%। अब इस परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए नीचे क्या करना होता है, 100 लाना होता है, इसलिए 90% को हमने 90/100 लिखा। ठीक है, आगे बोलता है शेष में से 25% लोग गांव छोड़ के चले गए। हमारे पास पहले x थे, अभी इतने बचे, 90% उसका बचा हुआ है, इसमें से 25% छोड़ के कहीं चले गए। भाई जिस गांव में इतने लोग मरेंगे तो गांव छोड़ के लोग, कुछ लोग जाएंगे डर के हमारे। 25 गए तो कितने बचे, 75% बचे। और ये जो संख्या है, जो बचे हुए लोगों की संख्या है 2025 है। ठीक है, 2025 है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो ये काट दीजिए, और 25 से कुछ कट रहा है, चलिए इधर काटते हैं। 25 तिया हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, ठीक, 9 पूरा का पूरा उधर कट गया। ठीक, अब आपके पास 9 त्रिका 27, 27 तिया 81, ये आपका उधर आ गया 3, इधर आ गया x, उधर आ गया 3, नीचे 100 और एक जीरो ये, यानी कि उस गांव की शुरुआती जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 3000 थी। 3000 की पॉपुलेशन वाले गांव में 10% लोग मरे, 300 लोग मर गए, उसके बाद 25% लोग छोड़ के भाग गए, तब जाके 2025 लोग उसमें बचे। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माना 10% मर गए, 10% मर गए, बचे 90, 90 का 25%, 90 का कितना, 25% गांव छोड़ के चला गया। हाँ, 90 का 25%, 90 का 50 होता है 45, 45 का आधा 22.5, यानी कि 67.5 लोग बचे। ये कितना हुआ, 2025। अब यहां से आप 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जहां पर कैलकुलेशन सटीक बैठे आप वैसे करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 83 की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 83 क्या कहता है, बोलता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, आपको समझना होगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना परसेंट लाभ हुआ है हमको ये बताना है। अब यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि देखिए, लाभ हानि जब भी हम पढ़ेंगे, फ्यूचर में क्लास करेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि पैदा होने से लेके, मतलब आप जब वो संभाल लेते हैं तो 3-4 साल के हो जाते हैं, तब से लेके अंत तक, मरने तक पैसों का लेन देन चलता ही रहता है। 10 रुपए से 1 रुपए शुरू होगा, वो लाखों करोड़, जहां जिसका कैपेबिलिटी है वहां तक जाता है। और बहुत रेयर होता है कि कभी हम नुकसान उठाएं, मतलब कोई हमको पैसे के मामलों में उल्लू बना ले, इसके लिए उसको बहुत ज्यादा ही टेक्निकल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी, तभी हमसे पैसे निकलवा पाता है। तो समझना ये है कि जब हम जीवन में लाभ हानि को लेकर इतना सटीक गुणा भाग करते हैं, तो यहाँ पे लाभ हानि भी तो वही है, बस मैथमेटिकल फॉर्म में है। तो अगर वो हम समझ लेंगे, एक दैनिक जीवन से रिलेट कर लेंगे, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक, कैसे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर
एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वो 33 कपड़े बेच रहा है। ठीक, 33 कपड़े बेच रहा है। हमने माना पर कपड़ा कितने का है, 100 रुपए का है। ठीक, 33 कपड़े बेच रहा है और हर कपड़ा कितने का माना, 100 रुपए का है। विक्रय मूल्य हमने बोला है कितने में बेच रहे, बेचने वाला दाम है, बेचने वाला दाम यानी कि विक्रय मूल्य। तो टोटल हमको कितना रुपए मिला, 3300 मिला कि नहीं मिला, 3300 रुपए मिला। अब हमको बोलता है कि व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, नहीं ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, इतना हमने बेच दिया। अब हमें बात कर रहा है लाभ की। लाभ कितना हो रहा है, 11 कपड़ों के विक्रय मूल्य यानी कि 100 रुपए के हिसाब से ही 1100 रुपए का लाभ हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट, बोलता है 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 दशमलव 110 रुपए, इतने का लाभ हो गया। अब हमसे बोला जाए कि भाई लागत कितनी है, तो जो बेचा, जितने का हमारा सामान बिका और जो प्रॉफिट हुआ और जो बचा वो हमारा लागत हो गया। जैसे कि कोई वस्तु हमने बेची 120 रुपए की, ठीक, 120 की हमने बेच दिया। हमने बोला कि लाभ हमारा है कितना, 20 रुपए है। हमने बोला ये हमारा प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए है। अगर मैं आपसे बोलूं लागत बताओ, तो जो हमने बेचा और जो हमारा लागत है वो लाभ हुआ है माइनस कर देंगे, तो 100 रुपए हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी लागत। क्लियर, कि हमारी 100 रुपए की चीज थी, 120 में बेची, तो हमें 20 रुपए का लाभ हो गया। तो सेम काम यहां है, हमने बेचा इतने का और प्रॉफिट इतने का हुआ, तो हमारी लागत कितनी आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2200। क्लियर कट, 2200 रुपए हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी लागत। अब हमसे अगर पूछे कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो लागत हमारी कितनी लगी है, 2200, प्रॉफिट कितने का था, 1100, भाई जो हमारा लाभ है वो कितने का है, 1100। अब 2200 में 1100 आधा है, यानी कि हमको 50% का, ये से ये 1/2 आ गया, परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करना है, तो हमारा 50% का प्रॉफिट हुआ। आप इसको इस तरह से समझेंगे तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो कोई भी सवाल आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रयास करता हूं कि ट्रिकों में ना जाना पड़े, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके साथ। और ट्रिक क्या होती है, आप इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा देगा, आपकी ट्रिक पूरी फेल हो जाएगी। आपको लगेगा ट्रिक तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट से बहुत से सवाल लगाए जा सकते हैं, कितना भी वो घुमाए, अगर मैथ की लैंग्वेज आप सही से पकड़ रहे हैं तो आसानी से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 84 को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84 क्या कहता है, बोलता है एक राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी गई, यदि दर 2% अधिक होती, 2% अधिक होती तो 420 रुपए अधिक मिलते, राशि याद कीजिए। ठीक है, एसआई का सवाल है, एक बेसिक सवाल देखेंगे, उसी से रिलेट करके इसको कर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने इसको दिया 5% की रेट पर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ओ सॉरी, हाँ। अब मैंने बोला कि मेरे पास कितने 100 रुपए हैं, मैंने इसको किसी को 5% की रेट पर 5% की रेट पर 3 साल के लिए दिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, भाई सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल में 5% के हिसाब से 5 रुपए, 3 साल में 5% के हिसाब से 15 रुपए, तो हमें कितने रुपए मिले, 3 25 15 रुपए मिले, 15 रुपए मिले। क्लियर कट। अब अगर यही मैं बोल दूं कि रेट 2% अधिक होती, यानी कि 100 रुपए थे, ये रेट कितना हो जाती, 5 से 7% अधिक होती, टाइम में नो चेंजेस लग रहे हैं, तो कितना हमको प्रॉफिट अधिक मिलता, 7 रुपए एक साल में मिलता। 100 रुपए का 7% 7 रुपए होता है, 3 साल में कितना, 7 3 21 रुपए हो गया, कितना हमको ब्याज मिलता, 21 रुपए मिलता। तो ये डिफरेंस कितना आया, 15 से 21, 6 रुपए का डिफरेंस आया, कितना, और 6 रुपए का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है, इसके डिफरेंस, यानी कि इसका जो डिफरेंस आया है कितना है, 2% और गुणे समय। बात समझ में आई, जो आपका डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय समय करेंगे, वही आपका उसी हिसाब से आपका वो रुपए में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब यहीं से हम सवाल उठाते हैं, यदि 2% अधिक होती, यानी कि डिफरेंस क्या दिया है,
2% अधिक, भाई 5 से 7 2%, तो यही 2% अधिक दिया है, तो 2% अधिक होती तो समय क्या है, समय 3 वर्ष, यहां भी समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष बराबर कितना रुपए अधिक मिलता, हमें 6 मिल रहा था, इन भाई साहब को 420 रुपए अधिक मिल रहा है, 420 रुपए अधिक मिल रहा है। तो 3 दूना 6% बराबर 420, तो 1% बराबर 70 रुपए, तो 100% बराबर 7,000 रुपए। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर कट, आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। सिंपल सा हमने किया है कि जो रेट है और जो समय है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, काम हो गया। और क्यों किया, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। ठीक, चलिए सवाल नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85 क्या कहता है, सवाल नंबर 85 कहता है कि पी क्यू आर ने 20,000 रुपए करके निवेश किया। पी क्यू आर 3 लोग हैं, इन्होंने 5,000 करके 20,000 करके निवेश किया कहीं पे। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले, आर ने 6,000 रुपए लगाए। ठीक, 2 लोगों ने निकाले और आर भाई साहब ने और इन्वेस्ट किया। अब बोलता है कुल लाभ हमारा इतना है, तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, टाइम हमको दिया नहीं तो टाइम 1 साल मान लेंगे। ठीक, तो भाई साहब समझिए आप, ये हो गए पी, ये हो गए क्यू और ये हो गए आर, 3 जन है। इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपए 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, क्योंकि 5 महीने बाद उन्होंने पैसे निकाले, इसलिए 5 महीने तक उनका कितना था, 20,000 रुपए के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट था। हम 1,000 को 3 जीरो बाद में कैलकुलेशन में ले लेंगे, अभी उनको कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी समझ लीजिए आप। अब 20,000 पहली डिजिट आपकी दी है, फिर 5,000 निकालो तो कितना हो गया, 15,000 हो गया, फिर 6,000 और डाला, कितना हो गया, 26,000 हो गया, 4,000 फिर निकालता है आर, क्यों निकालता है, तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो तीनों केसेस में हमें 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कहीं से भी हम काट सकते हैं, इसलिए हम इन 3 जीरो को अपने कैलकुलेशन का पार्ट अभी नहीं बनाएंगे, लास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। अब बोलता है 1 साल में 5 महीने टाइम था, 5 महीने निकल गए, अब बचे 7 महीने। 7 महीनों में क्या हुआ, 5,000 रुपए निकाले तो 15,000 बचे, गुणे 7, 15 सते 15 90 15 से 105। तो पी भाई साहब ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 205, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्यू ने क्या किया, 5 महीने तक इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं किया, तो 20 गुणे 5, इनका भी 100 रुपए इन्वेस्टमेंट रहा। अगले 5 महीने बाद क्या किया, 4,000 रुपए निकाल लिए, तो इनका कितना बचा, 16 बचा, गुणे 7, 7 छंग 42, 7 कम 7 4 11, 112। इनका टोटल कितना आ गया, 212 आ गया। अब आर भाई साहब ने क्या किया, 5 महीने इनका भी सेम, तो 20 गुणे 5 बराबर 100 आ गया। अब अगला क्या इन्होंने किया, 6,000 रुपए डाले 5 महीने बाद, 6,000 डालोगे तो 20 6 26,000 गुणे 7, कितना, 7 छंग 42 का 2 हासिल है 4, 7 दूना 14 4 18, 182 रुपए, 182 और 100 282। तो तीनों का हमको रेशियो मिल गया कि पी ने डाले 205, क्यू ने डाले 212, आर ने डाले 282। क्लियर। अब हमसे पूछता है पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा किसमें, इसको आप चाहिए तो रब कर दीजिए। हाँ, अब बात करता है हमसे पी के हिस्से की, पी भाई साहब, हाँ कितने में से, 34,950 में से, 34,950 टोटल है। ठीक, पी का हिस्सा कितना है, 205 है, कितने में से, तो टोटल में से, 2 2 4 5 9 8 9 हो गया, 8 1 9, 0 का 9 ही रहेगा, 2 2 4 2 6, 699 में से इतना इनका भैया हिस्सा आपको निकालना होगा। अब ये इसको कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, किससे घट रहा है, 3 से घट रहा है, 3 दूना 3 त्रिका 3 त्रिका, 3 से काटिए इसको, या फिर इसको ना काट के आप इसको चाहिए तो काट सकते हैं, नहीं घटेगा ये, यही घटेगा। 3 एक कम 3, और उसके बाद 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 छंग 18, 3 पची 15, 0, 11,650 गुणे 205, नीचे आ गया 233। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, 233 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ा जाए, 11,650, ये आ गया 233।
5 बार में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 5 से 15 और 5 से 15 16, 5 दूना 10 11, यानी कि 50 बार होगा। तो ये काम अब यहां से इसको पूरा एक बार पढ़ा, इसको पढ़ा 50 बार। ठीक, अब आप देखिए 50 को 205 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाते हैं। 205 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 55 25, 5 दूना 10, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 10,250 पी का हिस्सा आ गया। क्या आ गया, 10,250 पी का हिस्सा आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि अरे सर 1 मिनट मिलता है, इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करूंगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हर सवाल के लिए ना 30 सेकंड मिलते हैं, ना हर सवाल के लिए 1 मिनट मिलता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपके 1 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके 2 मिनट भी लेंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपसे हो सकता है ना भी हो। ठीक, तो ऐसा मान के चलना है कि कोई के सवाल ऐसे हर शिफ्ट में नहीं, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ऐसे आ भी जाते हैं कि बहुत से बच्चों से वो सवाल नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास ज्ञान कम है, भी सवाल हो ही नहीं सकते, आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल में 100 में 100 होते हैं करने वालों के, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जनरली कोई सवाल 10 सेकंड का होता है, कोई सवाल 2 मिनट का भी होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है 85 नंबर सवाल पे, ये बात उनको याद रखनी होगी। ये जो सवाल है आपका, ये कितनी देर का है, मुश्किल का 10 से 12 सेकंड। और उसके बाद ये जो सवाल है ये 10 सेकंड का भी नहीं है। तो ये आपको समझना हो, कुछ सवाल आपके 10 सेकंड के आसपास 15 सेकंड के आसपास हो जाएंगे, तो कुछ सवालों में आपको 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना कि इस सवाल में मेरा 2 मिनट लग गया, 4 मिनट लग गया, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, चलिए, बोलता है 11 परिणामों का औसत 50 है, कि कोई 11 परिणाम है उनका औसत 50 है, पहले 6 का औसत 51 है और अंतिम 6 का 59 है, छठा परिणाम ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन टोटल का योग कितना है हमको नहीं बोला है। तो बोलता है कि 11 परिणामों का औसत बराबर 50 है। औसत बराबर होता क्या है, संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग बटे कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, n संख्या, नंबर ऑफ संख्या। ये बात क्लियर। औसत कितना दिया है 50, हाँ औसत कितना दिया है 50, हमको योग निकालना है, योग निकालना है, संख्याएं कितनी है 11, तो योग कितना आ जाएगा यहां से योग आ जाएगा 11 25 55, यानी कि जो 11 संख्या है इनका योग कितना है 550। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अब बोलता है पहले 6 का औसत 51 है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 संख्याओं का औसत कितना है 51 है। अब 51 को हम सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे हमने ये आपको सिखा दिया है। ठीक, अब 6 कम 6 6 पंची 30, 306, इन 6 का योग कितना है 306, और बोलता है अंतिम से 6 का 59 है, 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम से 6 उठाई हमने, इनका योग कितना है 59, यानी कि 60 कर लीजिए, 36 354। ठीक है, 354 हो गया इनका। अब आप समझिए, टोटल आप जोड़िए 306 354, टोटल कितना हो जाएगा 306 प्लस 354 बराबर हो जाएगा 360। क्लियर। लेकिन ये संख्याएं कितनी है, ये संख्याएं हो गई 12 संख्या हो गई। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हमसे बोलता है छठी संख्या का मान, छठी का परिणाम बताना है। तो छठी संख्या यहाँ पे क्या हुई है, ओवरलैप हुई है दोनों में। छठी संख्या आपकी ओवरलैप हुई है, 2 बार आई है, यानी कि 360 में एक संख्या ऐसी है जो 2 बार रिपीट हुई, वो संख्या है छठी। कैसे निकालेंगे, टोटल में से, सॉरी ये 660 कर लीजिएगा, 300 300 660, टोटल में जो 12 संख्या है, 12 संख्याओं में 11 संख्या का माइनस कर देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी, वो होगी हमारी छठी संख्या। तो 650 माइनस का 660 माइनस का 550, आंसर हमारा आ जाएगा 110। जो छठी संख्या है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारी 110 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें आपको इतना कुछ नहीं करना है, 11 25 55
ये हो गया 11 और इसका करेंगे 306 हो जाएगा, इसका करेंगे 354 हो जाएगा, दोनों को जोड़ा ये हो गया 660, डिफरेंस किया 110। इस सवाल को इतने में ही सॉल्व कर लेना है, लेकिन समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसको पता है और आपने 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया है 2-3 टाइम पीरियड में, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, प्रैक्टिस नहीं है, तब भी सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, उनपे आपकी पकड़ कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। इसलिए सवाल के कॉन्सेप्ट भी सीखिए और अच्छे से उसकी घर में प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, किताबें इसीलिए जरूरी हैं। आगे बोलता है दीपेश और तुषार क्रमशः 9 और 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं, बारी बारी से काम करने पर कुल कितना समय लगेगा। दो लोग हैं, दीपेश और तुषार, दीपेश हैं और तुषार हैं। अब बोलता है एक को 9 दिन लगते हैं, एक को 9 दिन लगते हैं और एक को लगते हैं 12 दिन। 12 दिन हम अपने जो क्लास कर रहे हैं वर्क एंड टाइम की, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे। यहाँ पे हो गया डेज और यहाँ पे हो गया टोटल वर्क और यहाँ पे आ गई कैपेसिटी। ठीक, 3 आइटम हमको निकालने हैं। अब टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम, को एक ऐसी संख्या जो दोनों से डिविजिबल हो। हमने दोनों से डिविजिबल संख्या ले ली, 9 चौको 36, 12 तेई 36। 36 सबसे छोटी संख्या है जो कि दोनों से कट जाती है। अब 72 लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगर 36 काम है और आप 9 दिन लगाते हैं तो पर डे कितना काम कर रहे होंगे, 4 काम कर रहे होंगे। अगर 36 काम है, एक दिन में आप इसको 12 दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में 36 का मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। डेली समान काम करना होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगी एक दिन में आप 20 काम कर दिए 4 दिन सो रहे हैं। आपको डेली 3-3 काम करना है, तब जाके 12 दिनों में 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए हमको कैपेसिटी पता है ये दीपेश और तुषार बाबू की। अब हमको बोलता है अल्टरनेट डे, बारी बारी से काम करेंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको ये नहीं दिया है कि तुषार से स्टार्ट करना है दीपेश से स्टार्ट करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, जिसका नाम पहले है, दीपेश का नाम पहले है, तो हम मान के चलेंगे कि दीपेश बाबू से ही काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो भैया एक दिन दीपेश काम करेंगे, अगले दिन काम करेंगे तुषार बाबू। 2 दिनों में कितना काम, 7 काम, यानी कि 2 दिनों में 7 काम हो रहा है। काम को टोटल कितना है, 36 है। 7 का मल्टीपल है 7 पन्ना 35, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 काम हमारा हो जाएगा और उसको भी 5 से करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिनों में 35 काम हो गया। काम कितना बचा, 36 में 35 माइनस करिएगा, एक काम बचा। इस एक काम को कौन करेगा, क्योंकि भाई सम संख्याओं में गया है, तो अभी तुषार बाबू ने 10वें दिन काम किया, 11वें दिन कौन आएंगे, दीपेश बाबू आएंगे। दीपेश बाबू कैपेसिटी कितनी है, 4 है। काम हमारा एक बचा है कि कैपेसिटी 4 है, तो 1/4 दिन और लगेंगे। ठीक, 10 दिन हमारे ये वाले जो कि अल्टरनेट डे पे इन्होंने किए और 1/4 दिन ये। ठीक, तो 10 सही 1/4 लिख सकते हैं, या फिर 10 चौको 40 है 41/4 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि जब अल्टरनेट डेज में बारी बारी से वो लोग काम करेंगे तो 10 सही 1/4 या फिर 41/4 दिन, जो भी ऑप्शन में दिया हो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर कट। इस तरीके से आप ये सवाल सॉल्व आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 88 की ओर। सवाल नंबर 88 क्या कहता है, इसके पहले वाली शिफ्ट में भी श्रृंखला का एक सवाल आया था, इसमें भी एक सवाल आया हुआ है, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी का सवाल है। इसमें बोलता है 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात करना है। हमको 14 दिया है, 10 दिया है और 6 और 2 का 14वां पद, कितना 14th टर्म। 14th टर्म आपको फाइंड करना है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे n की वैल्यू क्या है, जिस पद की बात कर रहा है वो है n, तो ये हो जाएगा t 14। ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा है, ये भी 14 है। ठीक, n माइनस 1 मतलब 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। अब d की वैल्यू क्या है, 14 में 10 गया, 14 में 10 बचा, यानी कि माइनस का 4, 10 में 6 गया, माइनस का 4, 6 में माइनस का 4 करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया 14 और प्लस माइनस 13 चौको 52। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस का 38। 52 में 14 गए, माइनस का 38 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता है तो क्या करिएगा, फिर आप माइनस का 4
माइनस का 4 करिए तो माइनस का 2 बचेगा। अब फिर इसमें माइनस का 4 करिए, माइनस का 6 बचेगा। फिर इसमें माइनस का 4 करिए, माइनस का 10 बचेगा। फिर इसमें इस तरह से करते करते 14वें पद तक आप पहुंचेंगे तो भी आपको माइनस का 38 मिल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा टाइम दीजिएगा सवाल में, और क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 89 बोलता है त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है और लागत 24.88 पर 100 मीटर स्क्वायर है और कुल लागत इतनी है। अब बोलता है आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल निकालना है हमको, आधार ज्ञात कीजिए, सॉरी क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आधार ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी क्या बोलता है आधार का, खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई अगर इसकी x है तो आधार क्या है इसका 3 गुना है, 3x है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या माना हमने 3x माना, ऊंचाई क्या मानी x मानी। ठीक, अब आप समझिए ये जो कुल लागत दी है क्या ये क्षेत्रफल के हिसाब से दी है या परिधि के हिसाब से दी है। क्यों, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से दी है। क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, तभी यूनिट स्क्वायर में है, इट मींस वो क्षेत्रफल ही होगा। परिधि होती तो सिर्फ वो मीटर में होती, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ये एरिया का फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर ना होके मीटर में होता इट मींस हम परिधि का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला वो उस फॉर्मूले पे जाते। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कैसे जाने कि भाई क्षेत्रफल ही निकालना है, तो हम ये यहाँ से जाने मीटर स्क्वायर से जाने की क्षेत्रफल ही निकालना है। क्लियर। आगे बोलता है कुल लागत कितनी है 333.18 है, डिवाइड बाई 24.68 है। ये हमने क्यों कर दिया, ये हमने इसलिए कर दिया कि हमने आपको बोला कि आपको 100 रुपए आपने खर्च किए। ठीक, 100 रुपए आपने खर्च किए और मान लीजिए कि 20 ठो पार्ले जी का पैकेट लेके आए। ठीक, 20 ठो पार्ले जी का पैकेट नहीं लेकर आए, एक पार्ले जी का पैकेट 20 रुपए का है, तो आपके पास टोटल कितने पैकेट आ गए, 5 ठो आ गए। तो ये कुछ ऐसा ही है कि टोटल खर्चा हमारा इतना लगा। ठीक, टोटल खर्चा हमारा इतना लगा और 1 मीटर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पे, 100 मीटर स्क्वायर पे इतना खर्चा आता है, तो यहां से हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक, टोटल खर्चा इतना लगा, 100 मीटर पे इतना लगता है, तो टोटल कितना एरिया है वो हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर कट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 111.06। क्लियर, ये आपका 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 12.34, ये पूरा कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा 11106 डिवाइड बाई 1234। अब ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3, 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, देखो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट पॉइंट हमने काट दिया। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए या फिर कितनी बार जाएगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 9 से जाएगा। क्यों मुझे साफ साफ क्यों दिख रहा है, सब तो बोल सकते हैं सर आपको इसलिए साफ साफ दिख रहा है क्योंकि आपने रफ वर्क किया होगा। तो भाई रफ वर्क तो सब कोई करता ही है, वो एक अलग विषय है। आप यहाँ से भी कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करिए। इसमें हम ये लगभग 5,500 है और ये कितना है, अगर इसमें 0 बढ़ा दें तो 6,170 है। तो यानी कि इसमें 617 और जोड़ दूं अगर मैं, तो क्या 6,170 आ रहा है, तो जोड़ के देख लीजिए यानी कि आ रहा है। और एक बार कम है यानी कि ये, पहले 0 हटाइए, कंफ्यूजन पैदा ना करिए। यानी कि इसको मैं 9 से डिवाइड करूं, यानी कि 6 गुणे 9 कर लूंगा, तो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 963 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15, 9 6 54 55, यानी बराबर आ रहा है। तो जब मैं पूरा काटूंगा, पूरा का पूरा डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 9। पूरा का पूरा मैंने काटा तो ये आ गया 9। क्लियर कट। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 आया, क्योंकि कितने पे 100 मीटर स्क्वायर पे था, तो यहाँ पे हम गुणे 100 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। अब x की वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर इसको ऐसे अंडर रूट करिए, यहां से हटा के 9 से बाहर 3 आएगा, 100 का बाहर 10 आएगा, तो ये आ गया 30। क्लियर कट। ये 30 क्या आई है,
ये इस x की मान आई है, यानी कि ऊंचाई 30 है, आधार कितना है 3x, यानी कि 3 गुणे 30, आधार क्या आ गया 90 आ गया। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको बस इतना समझना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला उठाया क्यों उठाया, ये बात आपको यहाँ से यूनिट से समझ में आ जाएगी। उसके बाद टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 100 मीटर स्क्वायर में कितना हो रहा था, कैलकुलेशन किया, आपका सवाल इजी वे में आ गया। अभी तक आपके जितने भी सवाल हुए हैं आपने ये देखा होगा कि एक जो PQR का सवाल था और एक ये सवाल था, इसी में कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी जितने भी सवाल हैं सब में कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल ही था, उसको मॉडरेट भी नहीं कहिएगा। तो कुछ सवालों में कैलकुलेशन रहेगा और कुछ सवाल आपके इजी वे में आसानी से हो जाएंगे। ठीक, जैसे इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोलता है 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक, kmph कर लो, या फिर इसको ऐसे ना लिख करके अलग तरीके से लिखो आप, इसको इरेज कर लीजिए आप। कहाँ गया भैया इरेज। हाँ, हमको बोलता है कि 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है कितने में, 1 घंटे में। यही बोला है कि 20 किलोमीटर पर घंटा, आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो। आपको निकालना कितना है, 500 मीटर निकालना है। तो 20 किलोमीटर को कैसे लिख सकते हो, 20 गुणे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है। और कितना समय लगेगा, ये समय जनरली मिनट में ही दिया है, ठीक है। तो इसको हम घंटे को क्या करेंगे, 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं भी दिया तभी आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, अब आपसे पूछा है 500 मीटर, क्या बोला है 500 मीटर, तो यानी कि इस तरफ हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 500 चाहिए। 500 के लिए क्या करेंगे, इस 1000 से 500 निकाल लेते हैं, इस 1000 से 500 निकाल लो तो क्या बचता है, 500 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, ठीक है। अब इस 1000 से हमने 500 निकाल लिया, 500 गुणे 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 500 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 20 को उधर भेज दिया, या फिर 20 एक कम 20 किया और 20 तिया किया, 3 मिनट आ गया उधर। अब इतना करने में 3 मिनट है, तो 500 निकालना है तो इस 2 को भी काट दो, यहां कितना हो जाएगा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ये आपका आंसर। क्लियर, यानी कि जो 500 मीटर कवर करने में हमको कितना समय लगा, 1.5 मिनट का समय लगा। यहां से आप इस सवाल को आसानी से कर लीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, इधर करना उधर करना, कुछ नहीं। आपने देखा 20 kmph है, 20 किलोमीटर आपका 1 घंटे में है, 1 घंटे में है, इसको हमने सीधा 20 गुणे 1000 किया, 20 गुणे 1000 किया और यहाँ पे कर दिया 60 मिनट। अब यहीं से काट दो, 20 तिया 60 कर दो, इसको 500 करना है तो 2 से और काट दो, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1.5 मिनट था यूनिट इसकी, और इसकी मीटर में आ गई। खत्म हो गया सवाल, आपको बहुत इसमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल हमारा इस तरह में आ गया है, DI का सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है। कुछ साल हैं यहाँ पे 2001 से लेकर 2007 तक, इसमें आयात और निर्यात का जो रेशियो है वो दिया गया है। पहले साल रेशियो क्या है, 0.6 है, फिर 8 है, फिर 0.3 है, 8 मतलब 0.8 है, 1.2 है, 1.5 है, 0.9 है, 1.6 है। इसी रेशियो या इसी डाटा के हिसाब से हमको आने वाले 5 सवाल करने होंगे, ठीक है। चलिए हम सवालों को आते हैं और स्लाइड की सहायता से उन सवालों को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, बोलता है किस वर्ष आयात निर्यात का अनुपात न्यूनतम था, किस वर्ष आयात निर्यात का अनुपात न्यूनतम था। साल कौन से दिए हैं, 2, 3, 4, 5, यानी कि शुरू के ही 4 साल हम देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 में से किस वर्ष आयात और निर्यात का अनुपात न्यूनतम था, तो किस वर्ष न्यूनतम था, 2003 में 0.3 था, यही सबसे न्यूनतम हो गया, ठीक है। आयात और निर्यात का अनुपात पूछा था, सॉर्ट आउट हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2003 था ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 92 पे जाते हैं। सवाल नंबर 92 हमारा कहता है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। देखो हमको दिया क्या है, हमको आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। ठीक, अगर मैं बोलूं आयात 10 है और निर्यात 2 है, तो वैल्यू क्या आएगी, रेशियो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ गई बात। अगर यही मैं बोल दूं उल्टा कि भैया
आयात जो है हमारा 5 है और निर्यात है 10, तब रेशियो क्या आएगा 0.2। बात यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 0 पॉइंट कुछ वैल्यू है, 2 3 5, सॉरी ये 0.2 नहीं 0.5 कर लीजिए इसको, 5 है ये 0.2 बोल दिया मैंने। हाँ, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही है, आगे 0 है फिर कोई वैल्यू हो, तो इट मींस निर्यात बढ़ा है। नीचे अगर ऊपर से बड़ी संख्या होगी तो 0 पॉइंट से वैल्यू शुरू होगी, वो काम होगा, ठीक। लेकिन अगर आयात ज्यादा है तो 1.2 पॉइंट मतलब आगे पॉइंट के कोई ना कोई संख्या आ चुकी होगी। तो ये बात आपको यहां से समझनी होगी, ठीक। अब वापस सवाल में आते हैं, बोलते हैं कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो 0.6 है, 0.6 है, यानी कि यहाँ पे निर्यात बढ़ा है, यहाँ पे भी निर्यात बढ़ा है क्योंकि 0.8 है, 0.3 ये भी निर्यात बढ़ा है, 0.9 यहाँ भी निर्यात बढ़ा है। तो 4 सालों में निर्यात बढ़ा है, और 1.2, 1.5 और 1.6 3 सालों में आयात बढ़ा है। आपसे जो पूछा है उसको बता दीजिए। आयात से अधिक निर्यात कितने सालों में, तो 4 सालों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 93 में बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है 2002 में, इसको आप रब कर दीजिए, 2002 में आयात 260 करोड़ था, निर्यात ज्ञात करें, ठीक। तो 2002 में आयात, तो 2002 में रेशियो पहले फाइंड कर लीजिए। 2002 में रेशियो कितना था 0.8 था, ठीक। 2002 में रेशियो क्या था हमारा सॉरी मैं खुद ही भूल गया, 2002 में रेशियो क्या बोला है, हाँ 0.8 था। 2002 में रेशियो कितना था, 2002 की बात करें, रेशियो है 0.8, ओके। अब बोलता है 2002 में आयात 260 करोड़ है, कितना है आयात 260 है, निर्यात हमने कितना मान लिया x मान लिया, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x उधर जाएगा, ये इधर उठ के आ जाएगा, तो 260 बटे 0.8 बराबर का x, पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है तो एक जीरो उड़ाएंगे, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 तिरका 24, 2 8 दूना 16 और 8 पंच 40, 325, x बराबर क्या आ गया 325, यानी कि जब आयात 260 है तो निर्यात वहां पे कितना है, निर्यात 325 है। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे मान लो 0.8 या कुछ और भी है तो तरीका यही है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों को करते चलना है। सवाल नंबर 94 की बात करें हम, 94 में बोलता है 2003 से 4 तक आयात में परसेंटेज वृद्धि बताना है। 2003 से 4 तक आयात में परसेंटेज वृद्धि बताना है। तो हमें कोई अन्य डाटा दिया नहीं है, सिर्फ परसेंटेज वृद्धि पूछा है। किस बेस पे पूछा है, 3 से 4 के बीच में। अगर ये रेशियो ना होता 0.03 और 1.2 रेशियो ना होता, सिर्फ ऐसे होता कि हाँ भाई आयात है या निर्यात है वृद्धि बताओ, तब तो आसानी से होता कि भाई 3 गुना एक्स्ट्रा बढ़ा है, 0.9 बढ़ा है, यानी कि 0.3 का 3 गुना करिए तो 0.9 मिल जाएगा, बढ़ गया है। चूंकि ये रेशियो है, रेशियो में हम वृद्धि निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस सवाल में जो डाटा है वो इनसफिशिएंट दिया हुआ है। इस सवाल में जो डाटा है वो अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में हम वृद्धि नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। कोई ना कोई डाटा कहीं आयात या कहीं निर्यात कुछ ना कुछ देता तो उस सवाल को हम आसानी से सॉर्ट आउट कर पाते। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95 की ओर चलते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है कि 2004 में आयात 240 करोड़ है, कितना 2004 में आयात कितना है 240 करोड़ है, ठीक। और 2004 और 5 का निर्यात, 2004 प्लस 2005 का निर्यात कितना है 500 करोड़, 500 करोड़ है। अब बोलता है 2005 का आयात ज्ञात कीजिए। तो देखो 2004 का रेशियो, 2004 और 5 का रेशियो अगर हमें मिल जाए तो हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो 2004 का रेशियो कितना है, 4 का रेशियो 1.2 है और 5 का 1.5 है। सवाल पे हम वापस आते हैं, 1.2 और 1.5 आप भी याद रखिएगा। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 1.2, इसका रेशियो है 1.5, ओके। अब देखिए 2004 में आया कितना है 240 है, निर्यात हमने माना x है और रेशियो कितना है 1.2 है, 1 हटाया 0 बढ़ाया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 0 2 0,
तो x बराबर कितना आ गया 20 दहम्मा 200, यानी कि 2004 में ये x की वैल्यू क्या है, निर्यात है। 2004 में निर्यात कितना है 200 है। अब आप समझिए 2004 और 5 में निर्यात कितना है 500 है। अगर ये भाई साहब 200 है तो ये भाई साहब कितना होंगे 300 होंगे। क्लियर कट। अब इस सवाल को इधर आ जाइए थोड़ा सा, आयात बटे निर्यात बराबर, ये हम निकाल रहे हैं 2005 का। 2005 का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2005 का रेशियो आयात निर्यात का 1.5, कितना 1.5। हमको आयात फाइंड करना है। आयात को हमने ए लिख लिया, आयात को हमने आयात ही लिख लो यार, क्या दिक्कत है। आयात को हमने आयात लिख लिया। निर्यात हमने क्या निकाला 500 में 200 माइनस किया था, 2004 वाला 300 निकला था, ठीक है। रेशियो क्या आया 1.5 आया, 15 तिया 45। तो आयात क्या आ गया हमारा 15 तिया 45। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा रहे हैं, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 460, सॉरी 450। 450 हमारा 2005 का आयात था। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपका बहुत चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करा के समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है और इस तरह के सवाल हो जाते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो ये जो सवाल होंगे आपके और आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए आगे कुछ बचा है, आगे कुछ बचा नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारी इस यूट्यूब सीरीज से जुड़े रहिए। क्लास 3 बहुत जल्द आपके सामने हम लेकर के आएंगे। हमारा प्रयास है कि हम हर 2 दिन में एक मॉक सीरीज और पर डे बेसिस पे एक मैथ का क्लास लाएं। बहुत जल्द हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपका सहयोग बना रहा तो इस पे हम सफल भी होंगे। धन्यवाद।